एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर 3 जिसका नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का भी चारों पार्ट डाल दिए और फुल चैप्टर हमारा हो चुका है। तो इससे करने से पहले आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी भी वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर 4 को। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। हमने चैप्टर 3 में देखा कि जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो किसी भी मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, उसी तरह से हर एक मैटर की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, मतलब जिससे जो मैटर बना होता है, वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू देयर डिफरेंट एटम्स। तो जो अलग अलग टाइप के हमें जो मैटर दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग एटम होते हैं इसलिए अलग अलग टाइप के मैटर हमें दिखते हैं। मैटर क्या होता है, मैटर आपके आसपास जो भी चीज़ है ना, वो हर चीज़ एक मैटर है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब एक सवाल उठता है कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो आपको भी कभी कभी लगता होगा कि ऐसी क्या चीज़ है एटम के अंदर जो कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग बनाती है, या फिर क्या जो एटम्स होते हैं वो क्या सच में इंडिविजिबल होते हैं। जैसे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो मैटर होता है, जो एटम होता है, वो इंडिविजिबल होता है, जिसको ना ही हम तोड़ सकते हैं और ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या वो सच में ऐसा है, क्या वो इंडिविजिबल है, क्या हम उनको तोड़ नहीं सकते एटम्स को, या फिर आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड देम, या फिर उनके अंदर भी कुछ है। तो वी शैल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम इन्हीं के ही आंसर ढूंढेंगे। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द वेरियस मॉडल्स दैट हैव been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो एटम्स के अंदर भी कोई चीज़ होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। और हम अलग अलग टाइप के मॉडल्स भी देखेंगे एटम्स के, कि किस तरह से किसने हमें, किस साइंटिस्ट ने हमने क्या क्या बताया हमें, और उन्होंने किस तरह से हमें एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, और उन्होंने किस तरह से बताया कि जो एटम होता है उनके अंदर क्या क्या अरेंज होता है। A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties। तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था साइंटिस्ट के लिए इन 19th सेंचुरी से पहले, वो ये था कि वो किस तरह से एटम के स्ट्रक्चर या फिर एटम को, देखो एटम तो हमें दिखते भी नहीं है ना, वो इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं है, और दूसरी बात कि वो अकेले इंडिपेंडेंटली तो रह ही नहीं सकते एटम। तो साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बात हो गई थी कि वो किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, है ना, किस तरह से वो इसको एक्सप्लेन करें या फिर किस टाइप का वो मॉडल बनाए और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताएं। फिर उसके बाद द इल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और जो किस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है एटम का, ये जो एटम का स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद, काफ़ी ज़्यादा मतलब खोज के बाद हमें स्ट्रक्चर पता चला है एटम का। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस दैट atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। और सबसे पहली इंडिकेशन थी वो ये थी कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल नहीं होते, है ना, ऐसा तो होता ही नहीं है कि वो इंडिविजिबल हो। कम्स फ्रॉम, हमें कहाँ से पता चला कि जो एटम्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, कहाँ से पता चला, तो जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और उनकी जो कंडीशन हमने पढ़ी, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी तो कंडक्ट होती है ना अलग अलग सब्सटेंसेस में, तो इससे से ही साइंटिस्ट को पता चला कि एटम जो होते हैं वो डिविजिबल होते हैं। For understanding the nature of charged particles in matter, let us carry out the following activities। तो अब हम देखते हैं कि ये समझने के लिए कि जो नेचर होता है चार्ज पार्टिकल्स का मैटर में वो कैसा होता है, तो हमें इसके लिए एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम ड्राई हेयर। अब आप अपने सूखे सूखे जो ड्राई आपके सूखे सूखे बाल होंगे उस पर आप कंघी करिए। डज द कॉम दैन अट्रैक्ट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ पेपर। अब आपको देखना है कि आपने में से घर पे किया और आप कंघी करेंगे अपने सूखे सूखे बालों में, फिर आप देखेंगे कंघी को जब आप एक छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों पर आप उसके ऊपर ऐसे करेंगे तो आप देखोगे कि जो पेपर के टुकड़े हैं ना वो उस कंघी पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर द इन्फ्लेक्टेड बलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। अभी कह रहे हैं आपको क्या करना है, ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ आपको उसको रब करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ना उसे एक बैलून के पास लेके जाना है, इन्फ्लेटेड बलून के साथ, मतलब जो फूला वो बैलून है उसके पास लेके जाना है, और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, इससे इन एक्टिविटीज से कैन वी कंक्लूड दैट
ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो जब हमने इस एक्टिविटी को करा तो क्या अब हम कह सकते हैं कि जो जब हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं एक साथ तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, तभी तो वे अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? तो अभी चार्ज आए कहाँ से? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज इंडिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो अब आपके भी क्वेश्चन में आ रहा होगा कि अगर चार्ज है ये पार्टिकल्स, अगर ये सब पार्टिकल्स चार्ज है तो ये आए कहाँ से? ये जो चार्जेस हैं वो आए कहाँ से? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल सकता है ये जानकर कि जो एटम्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं, हम उनको डिवाइड कर सकते हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स उनके अंदर होते हैं। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom। बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें अलग टाइप के चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं ना एटम्स के अंदर, उनके बारे में प्रेजेंस दी। इट वॉज नोन बाय, ये पता चला 1900 से कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, बट उसके अंदर भी कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो ज़रूर होता है। मतलब मानते हैं कि हाँ वो इंडिविजिबल है, बट अगर हम उसको तोड़ें या फिर अगर वो इंडिविजिबल भी है, अगर वो इंडिविजिबल भी है तब भी उसके अंदर एक ना एक तो चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होती है जो उसके अंदर अलग से है। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे जे थॉमसन। अब जो हम लोग सुनते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन था वो किसने आइडेंटिफाई किया था? उन्हें किया था जे जे थॉमसन ने। आप इनका नाम याद रख लीजिएगा। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाई, इससे पहले कि जो इलेक्ट्रॉन होते वो पता चलते, तो गोल्डस्टेन ने 1886 में उन्होंने क्या, न्यू रेडिएशंस जो होती हैं ना गैस डिस्चार्ज में, वो उन्होंने उनकी प्रेजेंस में हमें एक एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने ना क्या किया, जो गोल्डस्टेन थे उन्होंने 1886 में प्रेजेंस होती है ना नए रेडिएशंस की गैस में, वो उन्होंने डिस्कवर की, जिसको हम कैनाल रेज कहते हैं, उनको उन्होंने डिस्कवर किया। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये जो रेज थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी, ठीक है, और जिसमें जो जिससे कि हमें पता चला, जो डिस्कवरी होती है ना दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की, वो हुई। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पास, ये जो अंदर जो पार्टिकल निकल रहे हैं ना, ये जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके पास कोई ना कोई चार्ज थे जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल थे, बट साइन में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन में अपोजिट थे। इट्स मास वाज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज द एटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो साइज था वो क्या था, 2000 गुना, 2000वां भाग था इलेक्ट्रॉन का। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, और इसे उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज द रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस, और हम इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को पी प्लस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एटम्स होते हैं प्रोटॉन के, वो एक यूनिट के रूप में हम लेते हैं, और जो उसका चार्ज होता है वो +1 में हम उसको लेते हैं। देखो यहाँ पे प्लस का चार्ज है तो यहाँ पे +1 लगा लेते हैं हम। The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1। और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत ही ना के बराबर होता है, और जो उसके चार्ज होते हैं उस पर होता है -1 का चार्ज। उसके बाद इट सीम दैट एन एटम, अब ये पता चला कि जो एक एटम होता है ना वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। इतना तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते ही हैं, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, जो कि अपने चार्जेस को बैलेंस करते हैं। इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ एटम, और फिर इससे हमें पता चला कि ना जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एटम्स के अंदर ही होते हैं। फॉर वेरीज इलेक्ट्रॉन्स कुड ईजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम आसानी से एटम्स में से निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन हम उन्हें प्रोटॉन से नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आसानी से कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसको निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, बहुत बड़े बड़े माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी हम उनको निकाल पाएंगे। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज, अब जो एक बड़ा सवाल उठता था वो ये था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म। तो एक जो क्वेश्चन था वो ये था कि किस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, वो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना एटम के, वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर नीचे मिल जाएंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो के
बाद हम पढ़ते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। हमने चैप्टर 3 में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, विच सजेस्टेड दैट, जो कि हमें बताती है कि जो एटम होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं एंड इज इंडिस्ट्रक्चरल, और वो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, मतलब अब हम उसको और नहीं ज़्यादा तोड़ सकते और हम उनको तोड़ ही नहीं सकते हैं ना। बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, और लेकिन जब हमें दो ये पार्टिकल्स मिले ना एटम के अंदर, क्या थे वो, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एटम के अंदर जब हमें मिले तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ एटम जो है वो डिविजिबल होता है, मतलब एटम को हम तोड़ सकते हैं। और यहीं पर ही जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो फेलियर हो जाती है, मतलब वो गलत साबित हो जाती है। It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom। अब हमें ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बट अब ये भी तो जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह से किसी भी एटम के अंदर अरेंज होते हैं। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, इसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग टाइप के एटॉमिक मॉडल्स दिए, और जो जे थॉमसन थे वो फर्स्ट, या आप इनका नाम याद कर लीजिएगा, जो जे थॉमसन थे वो पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एटम का स्ट्रक्चर का मॉडल बनाया था। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन प्रपोज दैट द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग। तो जो थॉमसन थे उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। जो क्रिसमस पुडिंग होती है ना, जो ये लोग खाते होंगे, हम लोग तो नहीं करते शायद, तो क्रिसमस पुडिंग वो लोग खाते होंगे। तो इन्होंने बताया कि जो स्ट्रक्चर होता है ना एटम का वो क्रिसमस की पुडिंग की तरह होता है, ठीक है। या फिर आप उससे ये मान लीजिए कि वो एक तरह से वाटरमेलन की तरह होता है, ठीक है। तरबूज तो सबने ही खाया होगा, तो वो एक तरबूज की तरह होता है, वाटरमेलन की तरह होता है एटम का स्ट्रक्चर। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और वो उसके चारों ओर हैं। इन्होंने पहले क्रिसमस पुडिंग का करके बताया, तो उन्होंने बताया जो क्रिसमस पुडिंग है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप मान लीजिए कि जो उसके आसपास हैं, जो ड्राई फ्रूट्स लगे हैं ना, वो एक तरह से आप मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन है। और जो क्रिसमस पुडिंग, और वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ वाटरमेलन, और हम यहाँ पे वाटरमेलन को भी यहाँ पे सोच सकते हैं कि वाटरमेलन की तरह भी होता है एटम। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना एटम के अंदर, वो सब तरफ एक तरह से रेड एडिबल पार्ट होता है, ठीक है। इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है ना एटम के अंदर, वो एक तरह से आप मान लीजिए जो हम खाते हैं ना रेड पार्ट, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज वो हो गया पार्टिकल, ठीक है। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो हैं बीज की तरह, और जो उसके बाहर का है वो एक तरह से उसका कवर है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है, ठीक है, और ये जो ये है ना ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक तरह से इन्होंने वाटरमेलन का भी बता ही रखा है। उसके बाद यहाँ पर आता है जे थॉमसन के बारे में। तो एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे जो कि चीथाम हिल में एक सुब्रीन मैनचेस्टर में उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, 18 दिसंबर 1856 में। उनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिज़िक्स में 1906 में उनके इस वर्क के लिए, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, इसलिए उनको एक प्राइज़ भी मिला था फिज़िक्स में। और ही डायरेक्टेड द कैनवेंडिश लैबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 ईयर्स। और उन्होंने जो कैनवेंडिश लैबोरेटरी थी कैम्ब्रिज में, उन्होंने 35 ईयर्स वहाँ पे भी उन्होंने डायरेक्ट करी। और 7 और जो उसके बाकी के 7 साल थे उनके रिसर्च में उन्होंने अपने क्या कर दिए, बिता दिए, और उनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला इस रिसर्च के लिए। अब थॉमसन ने क्या बताया था, तो थॉमसन ने बताया था कि जो एक एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर होता है। एक तरह से आप मान लीजिए जो एटम है उसके जो चारों तरफ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर दबे हुए हैं या फिर घुसे हुए हैं। और जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। और जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब अगर इतने भी यहाँ पे भी होंगे सेम इतने भी होंगे, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अगर इतना प्रोटॉन भी हो जाएगा तो मतलब ये तो कट जाएंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जो थॉमसन का मॉडल था वही बताता है कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट। और फिर उसके बाद इस चीज़ को दूसरे साइंटिस्ट ने भी करा, और इससे भी पता चला कि ऐसा नहीं होता है कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल नहीं होता है। तो इन्हें भी हम देख लेते हैं कि किसने अब क्या क्या बताया। पहले साइंटिस्ट थे हमारे जे थॉमसन, अब दूसरे आते हैं हमारे रदरफोर्ड। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।